हम पिन लगा के पेशेंट की हड्डियों को कमजोर क्यों करें? जरूरत ही नहीं है। मेरे हर पेशेंट को पसंद आती है, तीनों प्लेटर में सब कुछ है, लेकिन चूज वो इसी को करता है। तो हमने रोबो 3D का इन्वेंशन किया। पर मैं दी बेस्ट, जो देखा तो उससे बढ़िया पाया। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी जो जॉइंट पेन होती है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे करवाएं, जहाँ जो नी प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करें, तो उस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम पे हैं डॉक्टर भानु प्रताप सलूजा जी, जो कि डायरेक्टर और चेयरमैन है ऑर्थोपेडिक के। सो डॉक्टर साहब के साथ ये बात करेंगे कि किस तरीके के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं जो कि मार्केट में चलती है कि रोबोटिक टेक्निक आ गई है, जब पुरानी टेक्निक्स आ गई, हमें कैसे चलना चाहिए, मीन्स कि ये कन्फ्यूज़न पेशेंट्स में रहती है। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। नमस्कार आपको। पीटीसी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों में जागरूकता पहचाना चाहते हैं कि आज के चरण में जो जो नई टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं और जिनको डिफरेंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें गहराई कितनी है, सच्चाई कितनी है, कौन सी टेक्निक वाकई कितनी कारगर है, इसके बारे में एक संक्षिप्त और बहुत सटीक आपको मैं विवरण दूंगा, ताकि जब भी लोग किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी टेक्नोलॉजी से करवाना चाहें तो उनको एटलीस्ट आइडिया हो कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनको ये ना रहे कि ये ऐसे ही बताया गया है, बल्कि उसकी गहराई उनको पता हो कि ये चीज़ कैसे की जाती है और वाकई उनके लिए ठीक है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? तो देखिए, हमारा पहले भी एक बार इंटरेक्शन हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि आने वाले टाइम में जो जोड़ों का समस्या है या जोड़ों का दर्द है, ये एक टर्मोइल के रूप में उभर के आएगा, ये एक वोल्केनो के रूप में उभर के आएगा। जैसे हम आँखों में मोतियाबिंद की सर्जरी देख रहे हैं, वैसे हम घुटनों की सर्जरी को होता देख रहे हैं। अब घुटनों की सर्जरी के कारण के बारे में हमने बहुत डिटेल में पहले भी बात की थी कि आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी एज है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, कई कारण हैं जिसकी वजह से घुटने खराब हो रहे हैं। और अगर वाकई घुटने खराब हो चुके हैं और कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि घुटने की सर्जरी की ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए डीप इवैल्यूएशन, विवरण, ओपिनियन की ज़रूरत होती है कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या ये टेक्नोलॉजी जो वो बोल रहे हैं हमारे लिए सही है कि नहीं। मैं इसी बात पे आने वाली थी कि मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं और बार बार आता है कि रोबो टेक्निक, ठीक है, रोबो 3D टेक्निक, रीसर्फेसिंग टेक्निक। मींस कई लोगों को यही नहीं पता कि रोबोटिक बड़े डिफरेंट तरह के हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आज से कुछ समय तक पहले तक क्या हो रहा था कि ये पूरी सर्जरी को हम बोलते थे TKR, कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, जबकि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ये समझाया कि ये नी रिप्लेसमेंट नहीं है, नी रिकंस्ट्रक्शन है। तो मैं जब किसी आम आदमी को समझाता हूँ कि जैसे आपकी आंख में मोतिया आ जाता है और आप मोतिया के डॉक्टर के पास जाते हो, तो मोतिया का डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता है कि टोटल आई रिप्लेसमेंट करा लो, वो आपसे ये कहता है कि आपके मोतिये को निकाल के लेंस डाल देंगे, आपका दिखना चालू हो जाएगा। वैसे ही हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हो, छाती में दर्द हुआ, एंजियोग्राफी हुई, पता लगा ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर ये नहीं कहता है कि टोटल हार्ट रिप्लेसमेंट करा लो। डॉक्टर ये बोलता है कि ब्लॉकेज को निकाल के स्टंट डालेंगे, और इसका वर्ड आ गया एंजियोप्लास्टी। और आज के करंट ट्रेंड्स में जब डॉक्टर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ गया है, वो कहेगा कि हम आपका रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम आपकी रीसर्फेसिंग करेंगे। तो रिप्लेसमेंट टेक्निक में जब सर्जन ऑपरेट करता है, तो वो जब घुटने को सामने लाता है, उसमें वो एक ड्रिल करके अलाइनमेंट रॉड डालता है। अलाइनमेंट रॉड डाल के उसके अंदर एक सिस्टम को सेट करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होती हैं, जिग्स होती हैं, और उस इंस्ट्रूमेंटेशन पे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरे घुटने की कटाई करता है, गैप बना के उसके ऊपर कैप चढ़ा देता है। तो कैपिंग होनी है, वो रिप्लेसमेंट में हो रही है। कैपिंग रीसर्फेसिंग में भी होनी है, लेकिन उस कैपिंग की विधि अलग है। तो जब हम विधि के बारे में बात करेंगे, तब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल, कि ये रिप्लेसमेंट टेक्निक टू रीसर्फेसिंग टेक्निक का दौर कैसे आया। तो हमने क्या किया, हमने कोशिश किया कि क्या हम पेशेंट को इतनी सुविधा, इतना आराम मुहैया करा सकते हैं कि उसको इतना हेफ्टी प्रोसीजर ना झेलना पड़े, रॉड ना डालनी पड़े, अंदर स्क्रू पेच ना कसने पड़े, अलाइनमेंट रॉड के साथ वो सिस्टम को लगा के बोन की कटाई ना करनी पड़े। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हम पेशेंट को ये सुविधा दे सकते हैं। तब इंट्रोडक्शन हुआ रोबोटिक टेक्नोलॉजी का। अभी भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी को सारे लोग
नहीं जानते कि ये होता क्या है। रोबोटिक एक बहुत वास्ट टर्म है, इसमें 3 क्रम है। पहला क्रम है नॉन इन्वेजिव रोबोटिक। नॉन इन्वेजिव रोबोटिक का मतलब होता है ये गैर आक्रामक टेक्नोलॉजी है। आपके इस टेक्नोलॉजी में आपके घुटने के ऊपर कोई आक्रामक विधि का यूज नहीं किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम रोबोटिक का सारा एडवांटेज आपको मिलेगा। उसके बाद आई सेमी इन्वेजिव। सेमी इन्वेजिव का मतलब आक्रामक होगी लेकिन इतनी आक्रामक नहीं होगी कि पेशेंट को आक्रामकता के बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स को झेलना पड़े। उसमें कुछ कंपोनेंट हैं इन्वेजिव के, इसलिए उसको सेमी दिया गया। हमारी तरफ से उसको नाम दिया गया रोबो आई। लास्ट में आता है कंप्लीट रोबोटिक, जिसको बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम। कई जगह आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे देखा होगा, अब हम लेकर आए हैं आपके पास फुल्ली एक्टिव रोबोट। अब फुल्ली एक्टिव रोबोट का मतलब क्या है? ये एक इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है। इन्वेजिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। मतलब एक कंप्लीट सिस्टम को ओटी के अंदर ले जाया जा रहा है और वो सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप किस चीज को सबसे बेस्ट मानते हो? तो मैं कैमरामैन से कोई अनुरोध करूंगा कि वो हमारे रोबोटिक लॉन्च की तरफ अपना कैमरा घुमाएं, और कैमरा जब घुमाएंगे तो आपको पहले चरण में दिखेगा रोबो 3D, दूसरे चरण में दिखेगा रोबो आई, तीसरे चरण में दिखेगा रोबो आर्म। अब ये रोबो 3D, रोबो आई, रोबो आर्म, इन तीनों का विभाजन किया गया है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। जो रोबो 3D है वो नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है, जो रोबो आई है वो सेमी इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, जो रोबो आर्म है वो फुल्ली एक्टिव मतलब फुल इन्वेजन के साथ इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात हम करेंगे फुल्ली एक्टिव रोबोटिक सिस्टम की, जहां पे जिसको हमने नाम दिया रोबो आर्म। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है, उसके साथ एक लंबा हाथ दिख रहा है। हाथ को हम कहते हैं ये उसका हार्डवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्टॉलेशन होती है आपके पूरी अलाइनमेंट की लेग की। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम इसको ऑपरेशन टेबल में एग्जीक्यूशन करते हैं, इसको वाकई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले तो सिस्टम को चलाने के लिए 3-4 लोगों को अंदर लाना पड़ेगा। अगर हम ओटी के अंदर 3-4 लोगों को एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन की प्रक्रिया बढ़ रही है। हमने हमेशा ये सीखा है कि ओटी में मिनिमम लोगों की प्रेजेंस होनी चाहिए, जितने ज़्यादा लोग होंगे इन्फेक्शन का रेट उतना बढ़ जाएगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए या इसको रूबरू पेशेंट्स तक लाने के लिए जब ये सिस्टम ऑन करना पड़ता है तो 3-4 लोग इस सिस्टम पे खड़े होते हैं। तो उसको चलाने के लिए अब ये लेग की अलाइनमेंट है, अब इस अलाइनमेंट को हमें देखना है और इस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे होगा? तो ये रोबोट का सिस्टम है या उसका हाथ है, तो मतलब हाथ के हिसाब से हमको इसका चीरा देना पड़ेगा। तो चीरे की लेंथ बढ़ रही है, एक मैं ये देख रहा हूँ इसमें, जितना बड़ा चीरा होगा उतना ब्लड लॉस बढ़ेगा, उतना रिकवरी स्लो होगी इंसिजन के हिसाब से। ये दूसरी कॉमन सेंस की बात है। जब मैं इस घुटने को खोल दूंगा और जो घुटने का डैमेज पार्ट है उसको सामने लाऊंगा, अब वो खराब कितना है इसको रोबोट कैसे देखेगा? मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सिस्टम हमको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पिन्स इंस्टॉल करते हैं ऊपर और नीचे। उन पिनों की तारों को हम रोबोट के सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर देते हैं। तो जो उसका सॉफ्टवेयर है उसका स्क्रीन डिस्प्ले करता है कि ये अलाइनमेंट कैसी है, और जो खराबी है या उसकी जो घुटने का साइज है वो हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। अब स्क्रीन पे रिजल्ट तो आ गया, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे होगी सर्जरी? तो सर्जरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जब कमांड जाता है उसके हाथ को, जिसको हम रोबो आर्म बोलते हैं, तो उसका हाथ जो घुटने पर बैठा हुआ है, उसके हाथ का जो ग्राइंडर होता है वो इतना ही हिस्सा साफ करता है जितना डैमेज था। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में जहाँ हमें रॉड डालनी पड़ रही थी, यहाँ नहीं डालनी पड़ रही, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट सॉफ्टवेयर पे है और रोबोट की जो आर्म है वो उसको ग्राइंड करके निकाल रही है, उतना ही निकाल रही है जितना डैमेज है। और उसके बाद जो साइज आ गया है, एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज उसको लग जाता है। मींस हमें टेक्निक को यूज करना आना चाहिए। हाँ, मतलब आप समझिए कि ये मैंने इन्वेजिव क्यों बोला इसको, इसके नेगेटिव क्या हैं? टेक्नोलॉजी अच्छी है, फुल्ली एक्टिव रोबोटिक सिस्टम जहां रोबोट के द्वारा सर्जरी कर रहा है, सर्जन का काम सिर्फ कैप लगाना है, बाकी काम रोबोट कर रहा है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में जो हमें स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, पहला नंबर ऑफ पीपल जो इसको चला रहे हैं उनकी आवाजाही, तो इन्फेक्शन का रेट
बढ़ेगा। एक चीरा हमारे हाथ में नहीं है, तो इन्फेक्शन का रेट बढ़ा, ब्लड लॉस बढ़ा, पेन का स्कोर बढ़ा। जहाँ जहाँ पिन इंस्टॉल करेंगे वहाँ से वो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। कॉमन सी बात है कि अगर मैं यहाँ ड्रिल कर दूँ तो जहाँ ड्रिल होगा वहाँ सुराख हो जाएगा, जहाँ सुराख होगा वहाँ से हड्डी वीक हो जाएगी, तो वो एरिया पेनफुल हो जाता है, वो एरिया फ्रैक्चर के चांसेस उस एरिया में बढ़ जाते हैं। तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक ऑन पेपर, अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रोबोटिक, इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो ये आएंगे कि फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं, रिकवरी के चांसेस लो हैं, पेन ज़्यादा दिखता है। तो ये इन्वेजिव रोबोटिक का डार्क साइड है। उसका एडवांटेज क्या है? एक्यूरेसी, कि जो साइज था और जितना हिस्सा खराब था उसको रोबोट के द्वारा निकाल दिया, ये इन्वेजिव हुई। अब जब मैं कई पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि साहब आपको ये चाहिए, तो बोलता है नहीं, इससे कुछ बेटर मिल सकता है। तो दूसरे क्रम में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया। हमने क्या कहा कि चलिए हम ये पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निकाल देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अंदर ना लाना पड़े, ताकि इन्फेक्शन बच जाए, लोगों का आना जाना बच जाए, पिंस ना डालनी पड़े, ये कुछ ऐसा करते हैं। तो हमने क्या किया, जो रोबोट का सॉफ्टवेयर था उसको एक चश्मे का रूप दे दिया। तो सारी टेक्नोलॉजी एक चश्मे में आ गई। तो आप मेरी स्क्रीन पे, रोबो लाउंज की स्क्रीन पे जो सेंटर वाला देखेंगे, एक बंदा हेलमेट ऐसे पहन के खड़ा है। अब वो हेलमेट नहीं है, वो बेसिकली रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर चश्मे पे आ गया है। अब चश्मे में सारी फीडिंग इंस्टॉल्ड है, वहाँ कुछ बटन है जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर चलेगा कैसे? अब जैसे आपको मैंने बोला मैम गूगल पे करना है, आप दुकान पे ये स्कैन करके पे करें, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे खोलेंगी, QR कोड के सामने लगाएंगी, स्कैनर रीड करेगा और पेमेंट हो जाएगी। वैसे ही इसको चलाने के लिए लोगों ने, आदमी ने, इंसान ने दिमाग लगाया कि इसको कैसे चलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रोबोट का जो हाथ वाला पार्ट था निकाल दिया, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट यहाँ ले आए, लेकिन पिंस को रखना पड़ा। तो जब कोई ये बोलेगा कि मैं चश्मा पहन के आपको ऑपरेशन करूंगा, तो समझ जाइए वो आपसे ये कह रहा है कि चीरा देंगे, यहाँ पिने लगाएंगे, पिनों पे वो QR कोड, स्कैनर कोड फिट कर देगा। अब QR कोड से क्या है कि अलाइनमेंट तो आ गई, तो लेकिन अलाइनमेंट चश्मे में कैसे आएगी? जब हम इस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, तो हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे, QR कोड की तरफ देखेंगे, जैसे ही देखेंगे अलाइनमेंट उसकी आंखों में आ जाएगी। तो पूरी डैमेज, पूरा सरफेस कॉन्फ़िगरेशन आई के सामने होगा। मींस ये पेशेंट के लिए भी अच्छा है और डॉक्टर के लिए भी अच्छा है। बट ये सेमी इन्वेजिव हुआ। सेमी इन्वेजिव मतलब रोबोट का आक्रामकता कम कर दी हमने। रोबोट का यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, लेकिन पिंस चूंकि डाल रहे हैं, तो पिंस वाले डिसएडवांटेज स्टिल हैं। फ्रैक्चर के चांस बने रहेंगे, इन्फेक्शन के चांस बने रहेंगे। तो हमने ये देखा कि सेमी इन्वेजिव टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर बन के आई। सेमी इन्वेजिव रोबोटिक, जिसको मैंने रोबो आई का नाम दिया है, वो अच्छी है। काफ़ी आक्रामकता कम हो गई है रोबोट की, उसमें सॉफ्टवेयर में सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए जहां हमें पिन्स इंस्टॉल करनी पड़ रही हैं, वो इसका ड्रॉबैक बना हुआ है। तो ज़्यादातर लोगों को ये ड्रॉबैक्स पता नहीं होते, वो सिर्फ इसका कि भाई आंखों से हो रहा है ऑपरेशन, चश्मे में हो रहा है, वो इसकी तरफ बढ़े जाते हैं। तो हमने ये कहा कि क्या इससे कुछ और बेहतर हो सकता है, हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी पेएबल हैं, चार्जेबल हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल लॉस भी जुड़ा हुआ है पेशेंट का। तो हमने कहा कुछ ऐसा सिंपल करते हैं जिससे हमें रोबोट के सॉफ्टवेयर का सारा मजा मिल जाए, क्योंकि काम तो उसका ही है। एग्जैक्टली किसी सर्जन को क्या चाहिए, खराबी कितनी है, साइज कितना है, अगर इसकी एक्यूरेसी हमारे पास है तो हमने जंग जीत ली है वैसे ही। तो हमने रोबो 3D का इन्वेंशन किया। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है जो मेरे हर पेशेंट को पसंद आती है, तीनों प्लेटर में सब कुछ है, लेकिन चूज वो इसी को करता है। क्यों करता है वो मैं समझा देता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं करना है, आपका 3 डायमेंशनल CT स्कैन लेना है, जो एक एक्सरे की तरह है, मतलब नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। आप मशीन के नीचे आइए, एक एक्सरे की तरह एक CT स्कैन होगा, CT स्कैन हम अपने सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। अब 3D का क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल मतलब त्रिकोणीय, आगे से, पीछे से, साइड से सारा डैमेज उसमें आ गया। तो जैसे ही हम CT स्कैन को सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वो सॉफ्टवेयर उसको त्रिकोणीय रूप से 3 तरफा 3 डायमेंशनल रीड कर लेगा और स्क्रीन पे पिक्चर ले आएगा कि ये डैमेज है, ये इसका साइज है, रिजल्ट आपके पास आ गया। तो मतलब अगर मुझे कल ऑपरेशन करना है पेशेंट का, तो मैं अपने रिजल्ट के साथ जाता हूँ कि इतना ही डैमेज है, इतना ही साइज है, तो मुझे ऑपरेशन के दौरान किसी एक्स्ट्रा पर्सन की ज़रूरत नहीं। एक इन्फेक्शन हमने हटा दिया,
किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ओटी के अंदर लाने की जरूरत नहीं जिसको चलाने के लिए इतने लोग चाहिए थे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जब जरूरत नहीं है तो इतना आवाजाही नहीं होगी। आक्रामकता खत्म कर दी, क्योंकि जब सिस्टम ही नहीं है, पहले से रिजल्ट है, तो हम पिनें क्यों लगाएं? हम पिन लगा के पेशेंट की हड्डियों को कमजोर क्यों करें? जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास रिजल्ट है, मैं छोटा चीरा दूंगा, ना पेशाब की नली पड़ेगी, ना खून की नली पड़ेगी, ना ब्लड का लॉस होगा। डैमेज पता है 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, जितना डैमेज है उसकी मैं सफाई कर दूंगा। अच्छा घुटना बचा लूंगा। तो अच्छा जॉइंट मेरे पास है, खराब सरफेस निकाल दिया, इसलिए नाम पड़ गया री सरफेसिंग। तो खराब सरफेस को निकाल के अच्छे सरफेस पर एग्जैक्ट साइज का कैप लगा दिया, इसलिए बन गया रोबो 3D। तो ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। रोबोट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आंख बंद करके कोई भी टेक्नोलॉजी को ना अडॉप्ट करें, समझने की कोशिश करें कि किसके साथ क्या प्लस माइनस जुड़ा है, फाइनेंशियली भी आपको ठीक लगे, पैसा खर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आपको पूरा सुख मिले, सर्जन का एक्सपीरियंस काम करे और रिजल्ट 100% हो। ऐसे पेशेंट चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं, बाद में डॉक्टर को भी टेंशन नहीं होती कि मैंने पिन्स लगाई थी, हो गया, जाने के बाद कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, जाने के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर के स्ट्रेस लेवल से बाहर चली जाती हैं। तो अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब आपके रोबोटिक लॉन्च में सबसे सुविधाजनक टेक्निक कौन सा है, गद्दा कौन सा है, तो वो रोबो 3D को मैं मानता हूँ। लेकिन है मेरे पास सब कुछ, क्योंकि ये मार्केट है, डिमांड्स हैं पेशेंट की, सब कुछ ला के रखना पड़ता है। इन 3 टेक्नोलॉजी, रोबो 3D, रोबो आई, रोबो आर्म, इन 3 टेक्नोलॉजी के बाहर पूरी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पेशेंट के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो पुरानी टेक्निक रॉड वाली अलाइन उससे करा ले, तब सर्जन का एक्सपीरियंस काम करेगा, या फिर नई टेक्नोलॉजी जो कि रीसरफेसिंग है, जिसमें तीनों माध्यम मैं दे रहा हूँ, उसमें चूज करे। लेकिन मुझसे पूछेगा तो मैं शायद रोबो 3D बोलूँ। जिन पेशेंट्स को दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ जाना है वो भी हैं, लेकिन मैं हमेशा बता के करूँगा कि इस टेक्नोलॉजी का ये नुकसान है। तो जब ये वीडियो बनेगा या वीडियो जब लोगों के सामने रूबरू होगा, तब मेरे ये जो स्टेप्स हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या नेगेटिव हैं। तो सिर्फ मार्केटिंग के पपेट्स मत बनिए, आप उसकी गहराई तक जाइए। वो हम उसके साथ आपको एक QR कोड भी देंगे। QR कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी विधि की एक पूरी की पूरी सीरीज आपको दिखाई देगी। आप समझ जाएंगे कि जब बंदा कह रहा है कि रोबोटिक फुल्ली ऑटोमेटेड मैं करने जा रहा हूँ तो वो क्या करने जा रहा है। अगर वो कहता है मैं चश्मों से करूँगा तो वो क्या करने जा रहा है। अगर वो कहेगा कि मैं इससे करूँगा तो क्या करना है। चॉइस आपकी रहेगी कि आपको किस टेक्नोलॉजी में सबसे कम आक्रामकता मिल रही है, कब से कम इन्वेजन मिल रहा है और मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज रोबोटिक लॉन्च का मैं एक बहुत बड़ा रिलीज़ करने वाला हूँ। आपके माध्यम से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे कि मैं पंजाब के लोगों तक रूबरू ये चीज़ पहुँचा सकूँ। मैं PTC का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ये समझाने के लिए कि एक्चुअल में आपके लिए क्या बेस्ट है। बाकी मैं लास्ट में यही बोलता हूँ, चूज़ द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हमारे पास सब कुछ है, जो चूज़ करना चाहें करें, आपको सब मिलेगा। सो चूज द बेस्ट, लीव द रेस्ट। चलो, थैंक यू सो मच। सो हम आपको पेशेंट्स के साथ भी मिलाएंगे जो कि इस टेक्निक के साथ उनका ऑपरेशन भी हुआ और डॉक्टर से आपकी उन्होंने प्रेज भी की है। ये ना मेरी एक फ्रेंड ने करवाया था ऑपरेशन, तो वो वीडियो भेजती रहती थी कि अच्छा था। मेरे भी पेन थी हल्की हल्की, तो मैंने लिया नहीं, काम कर रही थी, घर का करती रही। फिर थोड़ी बहुत ऐसे मेडिसिन ली, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तो ठीक रही। चल पर वो वीडियो मेरे को भेजती थी कि पेन है तो ये करवा ले, ठीक हो जाएगी। देख मैं कैसे नाच रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मैंने कहा कहाँ आई हुई, चंडीगढ़ में कहाँ जाएंगे। तो फिर चलता रहा ऐसे ही। तो एक दिन ना मेरे घुटनों में वेट लेना बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर मैं वो गई ऑर्थो वाले के पास, तो वो कहता आपको सर्जरी की ज़रूरत है। दोनों का हुआ है। एक नहीं, पेन नहीं थी, पेनलेस था। हाँ बिल्कुल सही था। बड़ी जैसे मैं सोचती थी कि वीडियो फेक दिखाते हैं, कि वीडियो में दिखाते हैं कि 3 दिन के बाद चलने लग गए, स्टेज सब फेक हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। पर मैंने देखा कि हाँ ये फेक नहीं था, ये बिल्कुल रियलिटी है। मैंने फील किया है। मेरे को 3रा दिन है। हाँ चल लेती हूँ, मैं स्टेयर चढ़ लेती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ पूरी। मेरे में कॉन्फिडेंट पूरा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सर्जरी करा के ऐसे बोल पाऊंगी या कुछ कर पाऊंगी, मैं अपने वॉशरूम जा पाऊंगी, मेरा कौन करेगा, यही मेरे को लगता था कि मैं नहीं करवा सकती। पर मैं दी बेस्ट, जो देखा था उससे बढ़िया पाया।
हम टीवी में भी ऐड देखी थी, यहाँ के लोगों ने भी बताया, पूछा हमसे, हमने पूछा था उनको भी कैसे है, बोलते बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, आप वहाँ पे ही करवाओ। हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बात अच्छी करते हैं। पहले डॉक्टर मरीज में पहले जान डाल देते हैं वो ठीक होने, ऑपरेट करने से पहले। हाँ जी, मैं चल फिर सकती हूँ, आज पौड़ियाँ भी चढ़ी हूँ, बाहर भी वॉक की है, खा पी भी लेती हूँ, सब कुछ ठीक है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरफुल है। हमने डॉक्टर भानु प्रताप से मिले तो उनका समझाने का, बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें। तभी हमने मतलब डिसाइड किया कि इन्हीं से हम ऑपरेशन कराएंगे। मिलके बहुत अच्छा लगा, उनसे बात करने के बाद ही हमने उनसे करवाया, अच्छा लगा। बोलते बहुत अच्छा, आधी बीमारी तो उससे ही दूर हो जाते हैं डॉक्टर को देख के ही। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि एक्चुअली हम लोग पिछले 3-4 महीने से डॉक्टर ढूंढ रहे थे, मतलब किससे करवाना है। इवन कि हम लोग अहमदाबाद भी ट्राई कर रहे थे डॉक्टर विक्रम से, बट डॉक्टर भानु अबोर में किसी क्लब से जुड़े हुए हैं जो मेरे दोस्त का ही है, तो उसने मुझे डॉक्टर भानु का सजेस्ट किया, मेरे ख्याल से 10 दिन पहले किया था। और एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ लुक्स वेरी नाइस पर्सन, बिकॉज जो उनका बोलने का तरीका है तो मतलब कि पेशेंट को और क्या चाहिए कि उसकी बात सुनी जाए, यूँ नहीं कि डॉक्टर सिर्फ अपनी सुनाई जाए, अपने पेशेंट की ना सुने। जब पेशेंट की सुनते हैं डॉक्टर तो पेशेंट को लगता है कि नहीं ठीक है कि मुझे इसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने 2017 ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਨੋ ਵਰਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੱਤ ਫੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਨੱਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ हमारे भारतीय निवासियों को नहीं हो रहा है, लोग बाहर से भी बहुत ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे कनाडा के भाई बहन, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे भाई बहन आके इसका लाइव मज़ा ले चुके हैं और आज अपनी नियमित क्रिया में वापस जा चुके हैं। रोज़ उनकी वीडियोस आती हैं जहाँ वो जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। हम कई बार इसको अपने माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद लोगों को सच्चाई पहुँचेगी, लोग जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। जहाँ भी कराएँ सही हो कराएँ, हमारी आपसे यही दुआ, यही इल्तिजा है।